एंडोस्पोर जो है वो थिक वॉल्ड है और रेसिस्टेंट है। उसके साथ साथ इसमें एक स्पेशल चीज मिलता है, देखो। इट इज हाईली रेसिस्टेंट इन नेचर। इट इज हाईली रेसिस्टेंट इन नेचर। इट इज हाईली रेसिस्टेंट इन नेचर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात। जो स्पोर बनता है बैक्टीरिया का वो हाईली रेसिस्टेंट होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम डीपीक्लोनिक एसिड। प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम डीपीक्लोनिक एसिड। और ये जो है ना, बैक्टीरिया को डेसिकेशन से बचाता है। अब डेसिकेशन क्या होता है देखो। प्रिवेंट्स द स्पोर्स फ्रॉम डेसिकेशन। थोड़ा भारी शब्द यूज कर लिए। इस डेसिकेशन का मतलब होता है, बहुत सिंपल मतलब होता है ड्राइंग, लेकिन नीट वाला थोड़ा शरीफ नहीं है ना, वो डेसिकेशन वर्ड यूज करता है, तो आपको भी पता चलना चाहिए। और याद रखना, इट ऑल्सो एक्ट्स एज एंटी कोएगुलेंट। किसकी तरह एक्ट करता है बताओ? एंटी कोएगुलेंट का कोई मतलब बताएगा हमको? व्हाट इज एंटी कोएगुलेंट? नहीं पता सर। नहीं पता। हर वो चीज जो जमने ना दे, जैसे मान लो हमारे ब्लड में भी, हमारा खून जब हमारे शरीर के अंदर दौड़ रहा होता है तो वो जमता नहीं है, और जैसे ही शरीर से बाहर आता है, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में, एयर के कांटेक्ट में आता है तो जमने लगता है। तो शरीर के अंदर खून नहीं जम रहा है, इसके लिए कुछ तो होगा जो खून को नहीं जमने दे रहा होगा। अच्छा ठीक है, चलो वहां क्या होगा वो तो देखते ही हैं। क्या होता है बताओ? ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी सर वो नहीं सूखता है सर ब्लड, जब ऐसा नहीं है, मतलब हाथ हाथ वाथ कटता तो फिर रुकता है कि नहीं? ब्लड बिना जमे नहीं, रुकता है? बॉडी के अंदर का सर, जैसे बॉडी के अंदर भी वो ऑक्सीजन दूसरा रहता चीज है है, सर, वो तो दूसरा चीज है, वो दूसरा चीज है, दोनों में डिफरेंस है। जैसे ही कहीं पे कुछ कटवट होता है ना, तो बहुत सारा चीज जो खून को जमाने वाला है उसका बहुत सारा फैक्टर होता है। तुम लोग जब आओगे लास्ट में ह्यूमन फिजियोलॉजी जब पढ़ाएंगे, ह्यूमन ब्लड, तो वहां पे बताएंगे। टोटल 12 फैक्टर्स होते हैं जो खून को जमाता है। तो हमारे बॉडी में एक एंटी कोएगुलेंट होता है, इसका नाम है हेपेरिन। हेपेरिन। हमारे ब्लड में एक स्पेशल सेल होता है, इसका नाम है मैक्रोफेज, शायद नाम सुने होगी। मैक्रोफेज एक ऐसा सेल है जो बैक्टीरिया से लड़ता है, तो हेपेरिन वो रिलीज कर रहा होता है और वो खून को जमने नहीं देता। ये तो ठीक है। कभी सोचे मच्छर जब काटता है तो उसको, तुम्हारा खून को अपने तुम्हारे बॉडी से बाहर खींच रहा होता है, तो वो खून जम क्यों नहीं जाता है? जो अगर मान लो खून जम जाए, जैसे ही मच्छर अपना जो प्रोबॉस्किस होता है, उसका डंक होता है ना, उसको बोलते हैं इसमें प्रोबॉस्किस, बायोलॉजिकल टर्म प्रोबॉस्किस। जैसे ही उसने अपना प्रोबॉस्किस आपके स्किन में पियर्स करके इंटर करा, तो आपका ब्लड अगर उसी समय जम जाए तो क्या मच्छर खून पी पाएगा? बोलो, मच्छर खून पी पाएगा या नहीं? नहीं पी पाएगा। तो अगर वो नहीं पी पाएगा तो वहां पे भी कुछ ऐसा होता है जो खून को नहीं जमने देता है। एक्चुअली में मॉस्किटो के सलाइवा में भी एंटीकोएगुलेंट होता है। उसी तरह जोंक, लीच, लीच भी खून पीता है ना, तो उसके भी सलाइवा में एंटीकोएगुलेंट होता है, इसका नाम है ह्यूरिडीन। याद रखना, ये तो हम पढ़ाएंगे तुम लोग को, ह्यूमन जब पढ़ाएंगे, मतलब एनिमल किंगडम जब पढ़ाएंगे तो हीरियोडीन। और इसी हीरियोडीन केमिकल के प्रेजेंस के वजह से लीच का जो साइंटिफिक नेम है पता है क्या है? हीरोडिनेरिया। हीरोडिनेरिया। ठीक है, खैर चलो ये एक्स्ट्रा हो गया। ये अभी के लिए समझो ऐसा है कि कोई अगर फेंक रहा हो तो फेंको तो सिर फूट जाए, ऐसा बड़ा ईंटा है, इतना अभी नहीं फेंकना। तो ये हुआ। अब जरा आते हैं हम लोग, अब जरा आते हैं हम लोग वापस इसके स्ट्रक्चर पे, जो हम लोग अभी स्पोर का स्ट्रक्चर पढ़े थे। स्ट्रक्चर देखेंगे तो और समझ में आएगा वो थोड़ा। अच्छा एक चीज हमको और बताओ कि क्या ये जो स्पोर है ये बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन का तरीका है? प्रोटेक्शन लगा हुआ है। नहीं। अच्छा, बोलो, भैया ऐसा नहीं क्या था। ये बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन का तरीका है?
पढ़ तो वही रहे हैं सर। पढ़ तो वही रहे हैं, ठीक है। एक्चुअली स्पोर फॉर्मेशन इज more a method of protection than a method of reproduction. अभी स्पोर का जरा डायग्राम को वापस से देखो। ये देखो, अभी हमने पढ़ा कि कैल्शियम डीपीक्लोनिक एसिड का उसका एक रेसिस्टेंट लेयर होता है, पढ़ा अभी हमने। अच्छा साजन अपना माइक म्यूट कर लो, तुम्हारी तरफ से ही आवाज आ रहा है ना। तो कैल्शियम डीपीक्लोनिक एसिड का उसके ऊपर एक लेयर रहा, उस लेयर के अंदर देखो उसने टोटीपोटेंट सेल रखा है, ताकि जब भी जरूरत पड़े वो टोटीपोटेंट सेल कंडीशन फेवरेबल होने के बाद वापस से रीग्रो कर जाए। मतलब ये कि अगर मान लो हमको अपने आप को बचाना है, तो हम अपने आप को किसी तरह की कैप्सूल में बंद कर लिए और कैप्सूल के साथ हम भागा भागा फिर रहे हैं, जब भी कंडीशन अनफेवरेबल आया हुआ है तो। बट जैसे ही मैंने देखा कि कंडीशन फेवरेबल हो चुके हैं मेरे लिए, तो मैंने क्या करा कि उस जो कैप्सूल था उस कैप्सूल को हटा दिया। मैंने उस कैप्सूल को हटाया, और कैप्सूल को हटाने के बाद देखो ये कब हटाया कैप्सूल, जब कंडीशन फेवरेबल हो चुका है तब। और उसके बाद मैंने बाहर निकला, अभी बाहर निकलने के बाद रिप्रोडक्शन सीधा शुरू कर दिया। यही करता है बैक्टीरिया, जब कंडीशन इनफेवरेबल रहा खुद को बंद कर लेता है एक सिस्ट के अंदर, और उस सिस्ट का कवरिंग कैल्शियम डीपीक्लोनिक एसिड का बना होता है, जो कि हाईली रेसिस्टेंट है, ताकि बैक्टीरिया मरे नहीं। जैसे ही कंडीशन फेवरेबल हुआ, वो बैक्टीरिया अपने सिस्ट को डिसॉल्व करता है और उस सिस्ट से बाहर निकल के खुद को रिप्रोड्यूस करता है और अपना पॉपुलेशन बढ़ाता है। तो एक्चुअली यहाँ रिप्रोडक्शन हो रहा है, क्योंकि हमको लग रहा है कि अच्छा स्टार्टिंग में एक बैक्टीरिया था, कंडीशन फेवरेबल हुआ तो 50 हो गया, बट बैक्टीरिया का मकसद ये नहीं था कि उसको 50 होना है। बैक्टीरिया का मकसद था कि अभी बुरा वक्त है, मुझे अपना जान बचाना है। ये अलग बात है कि जान बचाते बचाते बोर हो रहा था, सोचा थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाए, रिप्रोड्यूस कर लिया। ठीक है, समझ रहे हो नहीं समझ रहे? अभी समझा नहीं समझा सब, या एंटरटेनमेंट में कुछ ज्यादा हो गया? हाँ ठीक है, समझ गए। तो लिखिएगा, ये भी नीट का पूछा हुआ लाइन है अभी जो बोले थे। इट इज अ पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर। फिर से बड़ा खतरनाक वर्ड यूज हो गया नहीं, ऐसे एनसीईआरटी का लाइन है। इट इज अ पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर rather than reproductive। ये पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर है। पेरिनेटिंग स्ट्रक्चर मतलब दिन काटने वाला स्ट्रक्चर, टू अवॉइड अनफेवरेबल कंडीशन। अनफेवरेबल कंडीशन को अवॉइड करने के लिए है ये। ठीक है, आई गेस अभी तक सबको बुझाया होगा। बुझाया नहीं बुझाया, बताओ जल्दी। बुझाया नहीं बुझाया? अरे इतना सन्नाटा। यस सर। हाँ अभी ठीक है, सन्नाटा टूटा। चलो आगे बढ़ते हैं। और जो हम बोले थे कि अभी आएगा सबसे खतरनाक वाला टर्म, ये होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। अभी बैक्टीरिया का तो क्या ही कहना, इतना ज्यादा यहाँ पे वो गेम खेलता है, खासकर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के वक्त, क्या ही कहना। देखो सुनना बस, बाकी सब कुछ तो 12th में पढ़ना है जब जेनेटिक्स पढ़ोगे था। अभी बस थोड़ा सा सुनेंगे समझेंगे। सबसे पहला है इसका ट्रांसफॉर्मेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ पे एक्चुअल वाला नहीं होता, लिख ही देते हैं। एक्चुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट। एक्चुअल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज एब्सेंट। तो होता है क्या यहाँ पे एक्चुअली, तो यहाँ पे प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर इज प्रेजेंट। प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर इज प्रेजेंट। बहुत ही प्रिमिटिव टाइप का डीएनए ट्रांसफर होता है।
तो ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होता है सुनो, ट्रांसफॉर्मेशन एक्चुअली अभी जो तुमको पढ़ाएंगे तुमको अभी पढ़ना है, यही सेम चीज वापस 12th में पढ़ना है, फिर शायद एक बार ग्रेजुएशन में भी मिलेगा, और अभी पीजी में भी 2-4-5 दिन पहले हम लोग भी पढ़े, तो टेंशन नहीं लेना, मजा आएगा। नॉर्मली 3 टाइप से होता है ये, नॉर्मली 3 टाइप से होता है, जिसमें पहला टाइप है ट्रांसफॉर्मेशन। इसका थोड़ा सा कहानी है, एक एक्सपेरिमेंट हुआ था, उस एक्सपेरिमेंट को पहले समझो और फिर समझेंगे ट्रांसफॉर्मेशन को। देखो एक बैक्टीरियम था जिसका नाम था, अच्छा इसको किए कौन थे, इसको किए थे ग्रिफिथ, जो साइंटिस्ट किए थे उनका नाम था, डिटेल में 12th में लिखवा लिखवा कर पढ़ाएंगे, अभी बस शॉर्टकट में लिखो और समझते चलो, ठीक है। साइंटिस्ट का नाम क्या था, माइक ऑन रखना, सब बात करना यहाँ पे मुझे बहुत सारा। ग्रिफिथ। ये एक बैक्टीरिया लिए, उसको बोलते हैं मॉडल, जिस पे भी एक्सपेरिमेंट करते हैं उसको बोलते हैं मॉडल। तो मॉडल बैक्टीरिया का मम्मी आवाज कम करो ना। अच्छा कोई नहीं। तो मॉडल बैक्टीरिया कौन था, मॉडल बैक्टीरिया था इसका निमोनिया का बैक्टीरिया, निमोनिया का बैक्टीरिया, निमोनिया का बैक्टीरिया था। और निमोनिया का बैक्टीरिया का साइंटिफिक नेम क्या था, इसको 2 नाम से जानते हैं, एक्चुअली दोनों सेम ही है, दोनों सेम ही है, बता दे रहा हूं वापस से, दोनों क्या है, सेम ही है। या तो आप इसको स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बोलिए, या निमोनोकोकस निमोनिया बोलिए, या फिर डिप्लोकोकस निमोनिया बोलिए, 3 नाम बोल देते हैं। चलो इसको हटाओ, सीधा लिख देते हैं 3 नाम और करके। अच्छा जरा बताना ये कैसा होगा, इसका शेप कैसा होगा, कैसा शेप होगा इसका, इस बैक्टीरिया का। कल कौन थे, अमन बताओ जरा। कॉमा लाइक होगा। कैसा, कोकस है ये, कोकस, कोकस का शेप कैसा था, सर स्फेरिकल। स्फेरिकल, दैट्स इट, ये स्फेरिकल बैक्टीरिया है। रिलेट करना सीखो बच्चा लोग। न्यूमोकोकस निमोनिया भी बोल सकते हैं, या फिर इसको डिप्लोकोकस निमोनिया भी बोलते हैं। अब जो दे दे एग्जाम में ऑप्शन में, तीनों दे दिया तो ऑल ऑफ दिस मारेंगे, क्योंकि तीनों क्या है, एक ही है, इतना सारा नाम से जानते हैं। अभी क्या हुआ कि इस बैक्टीरिया का 2 स्ट्रेन होता था, इस बैक्टीरिया का कितना स्ट्रेन अवेलेबल है, फाउंड इन 2 स्ट्रेन। अच्छा स्ट्रेन समझ में आ रहा सबको, स्ट्रिंग, स्ट्रेन, स्ट्रेन स्ट्रेन, नहीं आ रहा डीएनए समझ, वाला ना, डीएनए वाला स्ट्रेन नहीं। अभी सुन रहे हो कि कोविड वायरस लगातार चेंज हो रहा है, नया नया स्ट्रेन आ रहा है, सुने। अच्छा स्ट्रेन मतलब ये, इसका 2 वेरिएबल, 2 टाइप अवेलेबल था, ठीक है। एक को बोलते थे R2 टाइप्स और नहीं एक को था। बोलते थे S3, एक को बोलते थे R2 और दूसरे को बोलते थे S3। ये बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट है, याद रखिएगा और मजा आएगा। R2 जो था ये रफ था, ठीक है। इस देखो एक्चुअली में कोई बैक्टीरिया के ऊपर, आप लोग अभी सब लोग सेल पढ़ के आए हैं, बैक्टीरिया के ऊपर एक स्लाइम लेयर का कवरिंग होता था, याद आ रहा है। सर थोड़ा सा नीचे करिए ना सर। एक सेकेंड, बैक्टीरिया के ऊपर स्लाइम लेयर का कवरिंग होता था, याद है। अगर एक बात बताओ, अगर किसी बैक्टीरिया के ऊपर स्लाइम लेयर का कवरिंग होगा तो बैक्टीरिया स्मूथ होगा या रफ होगा, स्मूथ होगा। स्मूथ होगा। मतलब ये कि R2 जो था वो रफ था, और रफ था मतलब इसमें स्लाइम लेयर का कवरिंग था नहीं था, बताओ। यस सर, स्लाइम लेयर का कवरिंग था, ठीक है, नहीं था। नहीं था बिल्कुल। S3 का बात करेंगे तो इसमें स्लाइम लेयर है कि नहीं, ये स्मूथ था। ये कैसा था बताओ। इसमें सर हाँ था। स्लाइम लेयर था ना सर R2 में सर। था सर। एक सेकंड रुको, वापस बोलो, एक एक करके बोलो। सर ये बैक्टीरिया में सर R2 में सर स्लाइम लेयर था ना सर। स्लाइम लेयर अगर होता तो वो रफ कैसे होता, वही तो समझा रहा हूँ। तो सर आप रफ किसके लिए बोल रहे थे सर, मतलब रफ स्मूथ? मतलब स्लाइम लेयर नहीं होगा,
और अगर कोई स्मूथ है मतलब उसमें स्लाइम लेयर है। अच्छा एक चीज बताओ, किसी को अगर तुमको पकड़ना हो तो किसको पकड़ पाओगे, जो चिकना हो या जो फिर थोड़ा रुखड़ा हो? रफ होगा। रुपड़ा वाला R2%। मतलब ये कि अगर ये दोनों बैक्टीरिया हमारे बॉडी में आ गया तो हमारा इम्यून सिस्टम रफ वाले को पकड़ के तुरंत मार देगा और स्मूथ वाला ग्लाइकोकैलिक्स लेयर की वजह से छुप के बच जाएगा। याद करो हम लोग सेल में पढ़े भी थे, ग्लाइकोकैलिक्स का यही तो काम था, बैक्टीरियल सेल को हाइड कराने में हेल्प करता था। याद आ रहा है? यस सर। यस सर बोल दिया, सही में याद आ रहा है? क्या चीज? अच्छा वो नहीं। सर साइंटिस्ट का क्या नाम है, ग्रिफिन या ग्रिफिथ, GRIFFITH। जिराफ ग्रिफिथ। ठीक है, अभी देखो इन्होंने क्या करा कि अब कुछ एक्सपेरिमेंट करा। इतना सब लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, चूंकि अब टाइम ज्यादा नहीं है तो ज्यादा लिखो मत, स्क्रीनशॉट लो, हम पहले समझा लें। ले लिए स्क्रीनशॉट? लिख तो लिया। हाँ लिख भी लिए, तब तो और अच्छा। ऐसे वीडियो तो अवेलेबल रहेगा ही, कुछ दिक्कत हो वापस देख लेना। S3 स्मूथ हो गया। ठीक है, अभी देखो, अब बताओ कोई भी साइंटिस्ट के ऊपर जब एक्सपेरिमेंट का भूत सवार होता तो कौन जानवर सबसे पहले मरता है, बताओ? चूहा। चूहा, बिल्कुल। तो माइस पकड़े, माइस में R2 बैक्टीरिया इंजेक्ट किया। R2 बैक्टीरिया इंजेक्ट करेंगे तो माइस जिंदा रहेगा या मरेगा, बताओ? मर जाएगा सर, रफ है ना। रफ है तो इसका इम्यून सिस्टम इसको पकड़ लेगा, मार देगा, तो जिन माइस सरवाइव कर जाएगा, नहीं मरेगा। S3 को नहीं मार पाएगा। हाँ, चूहा अब मर जाएगा कि सर R2 मर जाएगा? R2 मरेगा ना। ये हाँ अगर सर। जिंदा रहता तो कौन सा बीमारी कॉज करता? निमोनिया। निमोनिया, और उससे चूहा मरता। बट चूहा का जो इम्यून सिस्टम था वो निमोनिया। बैक्टीरिया को पकड़ लिया और मार दिया, खत्म कर दिया। खत्म किया तो चूहा मरेगा क्या? निमोनिया हुआ ही नहीं तो चूहा मरेगा? सरवाइव कर गया। उसके बाद उन्होंने क्या करा, चूहा पकड़ा, उसमें S3 डाल दिए। नहीं। अभी जरा बताओ चूहा बचेगा या मरेगा? मरेगा सर, नहीं खत्म। बचेगा। मरेगा, जाहिर सा बात है, क्योंकि मर ये जाएगा। बैक्टीरिया का बहुत ग्लाइकोकैलिक्स लेयर है, तो चूहा का इम्यून सिस्टम इसको नहीं पकड़ पाएगा। नहीं पकड़ पाएगा तो जिंदा बचेगा और क्या, कौन सा तो बीमारी हाइड कॉज बनेगा। करेगा? निमोनिया। निमोनिया, तो चूहा मरेगा। अच्छा, उसके बाद उन्होंने क्या करा, देखो अभी गेम शुरू हुआ। निमोनिया। उसके बाद गेम शुरू हुआ। माइस ही लिखता हूँ क्योंकि एनसीईआरटी माइस यूज कर। चूहा। माइस को पकड़े, उसमें हीट किल्ड S3 डाल दिए। हीट किल्ड S3 डाले मतलब जो निमोनिया था उसको मार दिए, निमोनिया के बैक्टीरिया को मार दिए और उसके बाद चूहा में डाले, तो चूहा मरेगा या नहीं मरेगा? नहीं मरेगा। जिंदा ही नहीं मरेगा। क्यों नहीं मरेगा भाई? मरेगा। अगर आपने बैक्टीरिया को ही मरा हुआ डाला है तो बीमारी कॉज नहीं करेगा तो नहीं मरेगा। अब देखो यहां तक तो जो था 3 स्टेप, 1 2 3, ये सब कुछ आपके सोचने के हिसाब से था। चौथा स्टेप 440 वोल्ट का झटका दिया। कितने वोल्ट का झटका दिया, बताओ? 440। हीट किल्ड S3 का मतलब क्या हुआ? S3 बैक्टीरिया को हीट कर दिए तो वो मर गया, इसका मतलब सर तुम ऐसा जिंदा हो। होता है कि बैक्टीरिया को हीट करने पर हाँ मरता है? बिल्कुल, तुमको हीट करेंगे तुम जिंदा रहोगे, सारा तुम्हारा नहीं, डीएनए तुम पीने सब मर बैक्टीरिया जाएगा। थोड़ी है। बैक्टीरिया थोड़े ही हो, बैक्टीरिया भी मरता है। अब देखो, याद रखना, अभी बता कितना वोल्ट का झटका देता है? 440। नीट में बहुत बार पूछा, चौथा स्टेप 440 वोल्ट का झटका दिया था, याद रखना। 440। अभी देखो क्या हुआ, एक चूहा पकड़े, बहुत मुश्किल से पकड़े थे, उसमें हीट, रुक जा यार फिर से ये रो रहा है, हैंग नहीं होना केवल, हैंग नहीं, हैंग नहीं, हैंग नहीं, हैंग नहीं। बाप रे कितना गर्म हो जा रहा है लैपटॉप, सुबह 8 बजे से चलता है, लग रहा है कि फंस गया। अच्छा कोई नहीं, हम एक बार बोल देते हैं। वो क्या किए कि माइस में हीट किल्ड S3, मतलब S3 बैक्टीरिया को हीट किल्ड कर दिए और साथ में एक लिविंग R2 डाल दिया। देख रहे हो सबको, एम आई विजिबल? यस सर, विजिबल। यस सर, विजिबल है। ठीक है। एंड ऑडिबल। हाँ क्या बात है, एक पीस है तो एक पीस में दिखेंगे ही ना। तो हीट किल्ड बैक्टीरिया था S3, मतलब जो बीमारी कॉज करने वाला बैक्टीरिया था उसको मार दिए, और एक जिंदा R2 जिंदा है। R2 बीमारी कॉज करता है अलग से, अगर सिर्फ R2 डाले तो क्या बीमारी कॉज हुआ था?
बोलो, नहीं। सिर्फ S3 नहीं। डाले तो बीमारी कॉज हुआ, लेकिन अगर हीट किल्ड S3 डाले तो बीमारी कॉज हुआ था? नो सर। नहीं। इस बार क्या हुआ कि हीट किल्ड S3 और लाइव R2 दोनों को नहीं। मिला दी, और मिलाने के बाद माइस में डाले, तो चूहा को मरना चाहिए था या जिंदा रहना चाहिए था? सर जिंदा रहना चाहिए सर। जिंदा रहना चाहिए था, क्योंकि हीट किल्ड S3 से भी चूहा निमोनिया नहीं होगा तो चूहा नहीं मरेगा, और लाइव जिंदा R2 रहना से भी चाहिए निमोनिया था। नहीं होगा तो चूहा नहीं मरेगा। बट सरप्राइजिंगली चूहा मर गया। झटका लगा, कितना वोल्ट का झटका लगा बताओ? 440। 440। ये याद रखना है, ये नहीं भूलना है। 440 का झटका लगा। अभी 440। साइंटिस्ट एकदम पागल हो गए, क्या करें क्या करें क्या करें। फटाफट उस चूहा का पोस्टमार्टम किए। पोस्टमार्टम किए तो उसको चूहा को निमोनिया हुआ था। अभी 440 का वोल्ट फिर से लगा, तो कितना हो गया टोटल? 880 वोल्ट। हुआ नहीं हुआ? और उसके बाद फिर वो ढूंढे उस बैक्टीरिया के, अरे कौन सा बैक्टीरिया उसको निमोनिया कॉज कर दिया। R2 जिंदा होता तो निमोनिया कॉज कर रहा था क्या? बोलो, R2 जिंदा था तो निमोनिया कॉज हो रहा था क्या? नहीं। 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 अच्छा, S3 मरा हुआ था तो निमोनिया कॉज हो रहा था क्या? नहीं। नहीं सर। आखिर निमोनिया कर कौन दिया? नहीं। टेंशन होगा ना साइंटिस्ट को, तो वो बहुत अच्छे से खोजे भाई कौन सा है कौन सा है कौन सा है। बट इस बार उनको 880 वोल्ट का झटका लगा। जानते हो क्यों? पूछो क्यों? अबे पूछ क्यों, नहीं तो नहीं बताएंगे, पहले पूछ क्यों। क्यों? हाँ क्यों, क्यों? बोल। सर क्यों? आप भी सुन। हुआ यूं ना कि उस चूहा में से जब उन्होंने ऑटोप्सी किया, ऑटोप्सी मतलब पोस्टमार्टम, तो उनको S3 बैक्टीरिया मिला, वो भी जिंदा। अबे टेंशन होगा। हम सर, डाले होगा। थे आपके बॉडी में R2 जिंदा, मरा हुआ S3, लेकिन आपके बॉडी से मिल रहा है हमको जिंदा बहुत S3। ज्यादा। ऐसा लगा कि भूत हो गया। भूत था, मतलब हमको लग रहा है कहीं से, कहीं S3 का आत्मा, जो हीट किल्ड S3 डाले थे उसका आत्मा घुस गया R2 में। कुछ ऐसा ही हुआ होगा ना? अमर निकला वो तो। यही हुआ होगा ना, और तो कुछ नहीं लग रहा है। म्यूटेंट हो गया सर चूहा। नहीं, चूहा म्यूटेट नहीं हुआ था एक्चुअली। नहीं, अभी हम जो मजाक में म्यूटेंट बोले वो यही हुआ था। S3 हो गया। S3 का भूत, हीट किल्ड S3 था, मर चुका था, तो भूत तो होगा ना भाई। उसका भूत जिंदा R2 में घुस गया और R2 को S3 में कन्वर्ट कर दिया। मतलब क्या देखो। हैं? हाँ अभी हम क्या बोले, इसलिए बोले थे कितना वोल्ट का झटका लगा, ये याद रखना। देखो तुमको भी लग रहा है। ऐसे कैसे भूत घुस गया? बता रहे, सुनो, देखो कैसे भूत घुसा। एक्चुअल वाला भूत घुसा था, साइंटिफिक भूत था। कैसे कैसे घुसा था ये बताओ। देखो, S3 को जब आपने हीट किल करा, ओ। तो उसका जो डीएनए था, वो डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है सिंगल स्टैंडर्ड यूकैरियोट में? डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है या सिंगल स्टैंडर्ड इन केस ऑफ यूकैरियोट, बताओ। अरे सब सन्नाटा, बोल दो। अरे बोलो, आवाज आ रहा है मेरा? आवाज आ रहा है मेरा? आवाज आ रहा है या नहीं? हेलो। अच्छा कोई नहीं, रीज्वाइन करते हैं।